आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस के रूल्स में जो आखिरी बचा है उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, उस पर कुछ हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में कॉन्ग्रुएंस के जो रूल्स पढ़े हैं वो ASA पढ़े हैं और AAS पढ़े हैं, SSS पढ़े हैं। ये चार हमने कंप्लीट किए, चार। अब जो यहाँ पे अब बारी आती है वो है RHS की। तो इस पर कुछ एक दो सवाल या तीन सवाल करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रूल क्या बोलता है वहां पे देखेंगे जी। तो इसको हम बोलते हैं RHS। तो RHS यानी इसको हम कहेंगे R फॉर यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है। S फॉर हाइपोटेनस और S फॉर यहाँ पे साइड, ठीक है, हाइपोटेनस साइड। यानी उर्दू में इसको हम डायरेक्ट पूरा लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म उर्दू में नहीं है। कायम जाविया, सो वितर और जिला, ठीक है। जैसा जिल जा जिल या जा जिल, जिस तरीके से हमने पढ़ा है, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि कायम जाविया, वितर और जिला। तो अब देखिए ये क्या बोलता है, इसकी मीनिंग क्या है और ये क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे हम वन बाय वन देखें। देखिए RHS, ये एक बात याद रखना है, कभी भी यहाँ पे कायम जावे आया तो समझना है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के लिए, कायम जावे के लिए, सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है। ये फिर दूसरे जो भी यहाँ पे उसूल हैं, जो भी यहाँ पे मसले हैं या जो भी यहाँ पे कानून बताए गए, वो तमाम कानून दूसरे ट्रायंगल्स के लिए, लेकिन ये RHS का कानून सिर्फ जावे के लिए, कायम जावे के लिए। तो यहाँ पे कानून इस तरीके से बोलता है, रूल इस तरीके से बोलता है। मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है यहाँ पे PQR और एक ट्रायंगल है यहाँ पे PQR, ठीक। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे ढूंढना है दोनों राइट ट्रायंगल में एक 90 डिग्री को आपको ढूंढना है। तो क्योंकि दोनों भी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से तो उसमें तो एक कंपल्सरी 90 डिग्री रहता है, तो वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो फर्स्ट वन इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q को ढूंढना है फर्स्ट। सो नेक्स्ट अब सेकंड हम बात करेंगे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस किसे कहते हैं? जो जिला होता है या 90 जिले के सामने वाला जो साइड होता है उसी को हम, ठीक। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, इसी को हम वितर बोलते हैं, वितर। तो वहां पे ये बोल रहा है कि दरअसल इस पे एक तो 90 डिग्री यहाँ पे सेम बना है, साथ साथ इसका जो वितर है, ये 90 डिग्री का सामने वाले जो साइड है या ये 90 डिग्री के जो सामने वाले जो साइड है जिसे हम वितर बोल रहे हैं, वो भी यहाँ पे इक्वल होना है बोलता है। तो वो भी यहाँ पे क्या होना है, इक्वल होना है। तो इसका मतलब ये जो वितर है AC, सो AC इज इक्वल टू R यानी एंगल, तो यहाँ H यानी हाइपोटेनस, ये भी यहाँ पे इक्वल होना, ठीक। सो नेक्स्ट साइड बसते हैं
ओके, अभी आवाज आ रही है सभी को? कम इंप्रेशन वगैरह बता दें अगर आ रही आ रही है। है ओके, सर आवाज चलिए। आपकी। तो एक तो यहाँ पे 90 इक्वल होना, और दूसरा भीतर भी यहाँ पे इक्वल होना है, यानी प्रोटीनस हाइपर। साथ साथ कोई भी एक जिला यहाँ पे BC इज क्यू आर, कोई भी एक जिला यहाँ पे ले सकते हैं, कोई एक। ठीक है, तो अगर आप इसे बेस ले रहे हैं तो यहाँ पे बेस होना है, ऐसा नहीं कि ये इतना है यहाँ पे ये इतना है, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। तो कोई भी एक जिला यहाँ पे इक्वल होना है। तो अगर आप बेस ले रहे हैं तो बेस ले, हाइट लेते रहते हो हाइट जी। नेक्स्ट यहाँ पे साइड BC इज इक्वल टू, ये होता है QR, BC इज इक्वल टू QR। तो ये तमाम कानून अगर किसी दो ट्रायंगल में, दो कायम मुसलस में, दो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कानून अगर वहां पे इक्वल हो रहे हैं, एक कंडीशन से, तब जाकर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR होता है। तो ये इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये यहाँ पे RHS बता रहा है। ठीक है, RHS यही बोल रहा है कि इसमें एक 90 डिग्री हाइपोटेनस सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला भीतर, भीतर मसा भी हो, साथ में वहां पे आपको कोई एक जिला यहाँ पे इक्वल हो, कोई एक जिला। तो तब जाकर ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है। और उसके बाद जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये लिए हैं, ये लिए हैं, ये लिए हैं, ये लिए हैं, हम ए साइड की बात नहीं कर रहे, तो वो भी यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या होता है, PQ होता है। और साथ साथ हम सिर्फ 90 डिग्री के एंगल की बात, तो एंगल की हमने यहाँ पे कुछ बात ही नहीं की। तो ये दोनों एंगल, इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे ए और ये B थोड़ा समझने के लिए लिख रहा हूँ B। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B भी यहाँ पे होता है। तो जिसकी हम बात नहीं करें वो भी इक्वल होते हैं, जिसकी को उसी को क्या कहते हैं, CPCT कहते हैं, क्योंकि इनका जिक्र वहां पे नहीं हुआ है, इनका चर्चा वहां पे हमने नहीं किए हैं। फिर भी ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो जाता है, और AB और B इक्वल होता है। और साथ में जिसकी लेंथ के बारे में हमने ना सोचा है, ना सुना था, और ना इसके बारे में हम कुछ फिक्र किए थे, फिर भी यहाँ पे इक्वल हो गया, उसी को CPCT कहते हैं। तो ये बात का ख्याल रखें, इसके इक्वल के साथ इन तमाम कंपोनेंट जो इक्वल्स है यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये भी यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो इसका बहुत अहम है CPCT में रोल, तो आप थोड़ा याद रखें। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से लिखिए, उर्दू में शायद यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लिखिए इन द गिवन फिगर, दी गई शक्ल में LM मसावी है MN। लिखता हूँ, दी गई शक्ल में LM मसावी है MN, QM मसावी है MR, और यहाँ पे ML परपेंडिकुलर PQ, या उमूद है, ML उमूद है PQ पर, और MN उमूद है PR पर। MN इज परपेंडिकुलर टू PR। साबित करें, सो PQ इज इक्वल टू PR। साबित करें PQ इज इक्वल टू PR। उसी के साथ यहाँ पे देखिए एक ये दिया है डायग्राम, PQR L, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे N और ये M। अब यहाँ पे साबित करना है PQ इज इक्वल टू PR।
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। चलो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक बेसिक चीजें पता है, तो वही बेसिक लास्ट में आखिर में यूज होने वाली है। शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस मसले में, इस रूल में आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल ढूंढना है, और वो भी दो राइट ट्रायंगल ढूंढना है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ढूंढिए। यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल आपको आराम से मिल जाता है। एक है यहाँ पे क्यू एल एम, क्यू एल एम, और एक है आर एन एम, या फिर ऐसा पढ़ेंगे एल क्यू एम, फिर एन आर एम, या एन एम आर, इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल एल, या फिर इन ट्रायंगल क्यू एल एम, क्यू एल एम एंड आर एन एम, ट्रायंगल आर एन एम, ये दोनों में आपको क्या करना है, आर एच एस को ढूंढना है, आर एच एस को। तो उनके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। ये 90 डिग्री है, तो ये है एल क्यू एम एन एम आर। दो डायग्राम बनाने से तभी तमाम चीजें यहाँ पे आपको समझ में आते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि सवाल में कुछ इक्वल टू दिया है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर दिया है, तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर दिया है। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एल एम इज इक्वल टू एन आर दिया है, एम एन, सॉरी एम एन दिया है। सो एल एम इज इक्वल टू एम एन। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या आपको ढूंढना है। दो ट्रायंगल तो मिल गए, दो ट्रायंगल तो यहाँ पे आ गए, और वो भी दो ट्रायंगल यहाँ पे राइट ट्रायंगल है। तो 90 डिग्री को हम जल्द से जल्द लिख लेते हैं। एल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, दोनों भी यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री, ये दोनों काम तमाम। तो यहाँ पे आर का काम हो गया। अब एच, एच ढूंढना है। तो एच मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको कहेंगे जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। तो दैट इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्यों? क्योंकि ये दिया गया है, गिवन है, दिया गया है, ये हाइपोटेनस है, देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस, यानी ये भीतर है। सो नेक्स्ट यहाँ पे ए भी, एच भी यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट आप लेंगे साइड। साइड के लिए ये चीज यहाँ पे दिया है। सो एल एम इज इक्वल टू एम एन, एल एम इज इक्वल टू एम एन। ये भी यहाँ पे क्या है, गिवन दिया है, सवाल में ही दिया है। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एल एम इज इक्वल टू एम एन दिया है। तो तमाम चीजें ऑलरेडी वो दे के रखा है, बस ढूंढना था हमें, ढूंढ लिए, काम खत्म। तो ये होगा आर एच और ये होगा एस। तो by using RHS congruence rule, RHS congruence rule, यानी RHS उसूल मौज़ूआ से दोनों ट्रायंगल के नाम यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल QLM इज कॉन्ग्रुएंट टू, मुमासिल है, मुतमासिल है किसके, ट्रायंगल REM। जी देखिए, ये दोनों नाम करेक्ट है यानी आप थोड़ा देखेंगे, जांचेंगे। जी यहाँ पे ये हमने कॉन्ग्रुएंट है बोल के लिख लिया है, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, सवाल में वहां पे पूछा है PQ इज इक्वल टू PR पूछा है, PQ इक्वल टू PR। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए साबित करना है कि PQ मसावी है PR। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे PQ कहाँ पे जिला बनता है क्या, नहीं बन रहा है, या PR कहाँ पे जिला बनता है क्या, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। तो टोटली यहाँ पे ना यहाँ जिला आ रहा है ना कुछ भी आ रहा है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, एंगल्स। कौन सा एंगल लेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये यल एंगल इज इक्वल टू एन एंगल होता है। सो एम एंगल इज इक्वल टू एम, मतलब दोनों यहाँ पे इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे इक्वल होता है। और साथ साथ यहाँ पे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये मैं यहाँ पे चाहता हूँ एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों सर, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? तो कभी ऐसा लेते हैं, कभी वैसा लेते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों का जवाब मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, फिर भी यहाँ पे मैं और एक बार बताने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। अब थोड़ा ध्यान दें, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे। ये इसलिए हो रहा है, देखिए जब हम ऐसा लिखते हैं कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसके ये दोनों ट्रायंगल की साइड्स यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसके दोनों साइड्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, और साथ साथ इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके एंगल्स भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा चॉइस है, यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, दबदबा, या यहाँ पे हमारी मर्जी है। हम कह सकते हैं कि कभी हम साइड ले सकते हैं, कभी एंगल्स ले सकते हैं। ये चीज यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद हमारी मर्जी, हमें जो चाहे वो ले सकते हैं। कभी साइड की जरूरत पड़ी तो साइड लेंगे, कभी एंगल की जरूरत पड़ी तो एंगल लेंगे, कभी साइड और एंगल की जरूरत पड़ी तो हम दोनों लेंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही यही है कि तमाम साइड इसके इक्वल होते हैं, तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उस लिहाज से याद रखिए, कॉन्ग्रुएंट आपको यही बताना चाह रहा है, ये जो चैप्टर आपको यही बताना चाह रहा है, यही आपको याद रखने के लिए बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। यही चीज अगर आप याद रख लिए तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंट का, ये क्लियर हो जाता है जी। तो यहाँ पे मुझे एंगल की जरूरत पड़ी तो मैं एंगल ले लिया, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R यहाँ पे हो गया है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हम बात करते हैं, सिर्फ हमारे जो माइंड में है वो क्या आता है, टू साइड्स आर इक्वल बोल के हम लेते हैं हमेशा। एनी टू साइड्स आर इक्वल सो दैट इज सेड टू बी ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बचपन से हम भी पढ़ाते आ रहे हैं, हम भी पढ़े हैं, और यही चीज हमारे माइंड में है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसे भी कहते हैं जिसकी कोई दो जाविये अगर इक्वल हैं, तब भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तब भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। या कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसके सामने वाली जो साइड्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात क्लियर हो गई? अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इसके सामने वाली साइड्स यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे ये चीज निकल के आती है, P Q R। अभी जस्ट यहाँ पे क्या होगा, ये Q और ये R दोनों भी यहाँ पे इक्वल हो गए। अभी जस्ट यहाँ पे देखिए एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, CPCT लिखेंगे। तो ये एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R होगा। तो एक ट्रायंगल में कोई दो एंगल्स इक्वल हैं, कोई दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इनकी साइड्स यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट सो PQ इज इक्वल टू PR। इस तरीके से ये दोनों भी इक्वल होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। ये यहां से निकल के नहीं आता है, कहां से, कॉन्ग्रुएंस में से निकल के नहीं आता है। कॉन्ग्रुएंस में एंगल आता है, तो इस साइड के लिए आपको थोड़ा वहां पे याद रखना जरूरी है। तो ये थी हमारी कहानी किसकी, RHS की। तो एक और एग्जांपल हम लेंगे फिर ऐसा ही, तो आपको तमाम चीजें फिर से अच्छी तरह से समझ में आती है। चलिए, तो मैं समझता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। एक और सवाल यहाँ पे है, आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर लिख लें, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह जो चाहे आप ले सकते हैं। सो AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AD is an altitude of an isosceles triangle. ABC, isosceles triangle ABC, in which AB is equal to AC. Show that AD bisect the BC, AD bisect the angle D. AD यहाँ पे दोनों कम भी कर रहा है। Show that the AD bisects BC, AD bisect angle A। उर्दू में कुछ इस तरीके से देखिए, ABC एक मसाविस साफिन मुसल्लस है, मसाविस साफिन मुसल्लस का इर्तिफा, मुसल्लस यहाँ पे है ना, मुसल्लस का इर्तिफा AD है, और जहां AB मसावी है AC हो तो
वो तो साबित करेंगे एडी बीसी को तनसीफ करता है। एडी क्या करता है? बीसी को तनसीफ करता है और एडी जाविया ए को भी तनसीफ करता है। तो दोनों काम यहाँ पे कर रहा है। एडी बीसी को तनसीफ करता है और एडी ए को तनसीफ यहाँ पे करता है। जी तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया, आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते। ये होगा सभी का, शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत आसान और इजी है ये, मैं समझता हूँ। अगर आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है जो फर्स्ट एग्जांपल का, तो ये भी आप आराम से इसको निकाल सकते हो। ए बी सी, और यहाँ पे बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू ये बता रहा है। और यहाँ पे एडी क्या बोल रहा है? एडी इज ए एल्टीट्यूड, हाइट बोल रहा है, इर्तिफा बोल रहा है, ठीक है, बुलंदी बोल रहा है। और हमें ये बताना है कि यहां से जो एडी निकाले हैं, तो एडी क्या कर रहा है? बीसी को बाइसेक्ट करता है, ये बताना है। और साथ साथ एडी जो है एंगल ए को भी आधा करता है, ये भी बताना, ठीक। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझने के लिए मैं ए और बी लिखता हूँ, थोड़ा आपको समझने के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है लिखना बोल के, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप इसको डिनोट करें, अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। ए और बी, अगर यहाँ पे ये जो एडी जो लाइन है एंगल इक्वल टू एंगल बी हो गया, तो समझ जाइए ए इक्वल टू बी हो गया, ए इक्वल टू बी हो गया, तो समझ जाइए कि एडी वो एंगुलर बाइसेक्टर है, यानी जावे का नासीफा है, यानी जावे को आधा कर रहा है। इसको हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है, क्या दिया? एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। या एबीसी एक मसावी साकिन मुसलस, मसावी साकिन मुसलस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। यहाँ पे जो बारी आती है वो यहाँ पे क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है। सो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको मिलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, दोनों ट्रायंगल। क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे, थोड़ा मैं डायग्राम निकालूं तो और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है बात। तो यहाँ पे देखिए ए डी बी, यहाँ पे इक्वल है और ये 90 डिग्री है, और इसका नाम हमने क्या लिया? ए बोल के लिया, कंसीडर करें। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक और डायग्राम यहाँ पे बन रहा है। सो ए डी सी, ये 90 डिग्री, ये इसका नाम हमने क्या लिया? बी लिया, और यहाँ पे इक्वल। देखिए दोनों यहाँ पे कौन से ट्रायंगल बने? राइट ट्रायंगल, यानी कायम मुसलस बने। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, लिखना है। यहाँ तो लिख लिया है, यहाँ पे क्या क्या इक्वल है। फर्स्ट आपको क्या निकालना है? 90 डिग्री निकालना है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी सी इज इक्वल टू यहाँ पे 90, ये दोनों यहाँ पे इक्वल। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? जी, अब ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस आपको निकालना है।
सो ये दिया है हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, तो इसके सामने वाला ए बी है और इसके सामने वाला ए सी है, ये भीतर भीतर ये तो दिया है। सो इट इज गिवन, गिवन और ये क्या है हाइपोटेनस, आप पूरा लिखे यानी भीतर है हाइपोटेनस। सो नेक्स्ट, उसके बाद कोई एक जिला बोला मैं, कोई एक जिला, जरूर नहीं कि हर वक्त ये बेस हो। यहाँ पे देखिए एडी जो है, एडी इसके लिए भी है, एडी इसके लिए भी है, यानी यहाँ पे देखेंगे ये जो दीवार है इस घर के लिए भी है और इस घर के लिए, मतलब एडी की जो दीवार, एडी दीवार है वो दोनों के लिए है। सो वी कैन से दैट एडी इज ए कॉमन साइड बोल सकते हैं, कॉमन साइड, यानी एडी यहाँ पे क्या मुश्तरिक, मुश्तरिक जिला है, मुश्तरिक जिला है। तो ये यस हो गया RHS। सो बाय यूजिंग RHS congruent rule, so RHS उसूल मौज़ा से या मुमासिलियत के उसूल मौज़ा से दोनों ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी दोनों मुमासिल हो गए, दोनों मुतमासिल हो गए। अब बात अभी जस्ट अब आपको यही बताया था मैं, अब आपको क्या करना है, ये एडी क्या है, इसे भी आधा आधा करता है और एंगल को भी आधा आधा करता है, ये बताना है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब यहां से देख सकते हैं या डायग्राम से देखेंगे इधर, ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों या फिर मुमासिल हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे जिसकी बात नहीं हो रही है, यानी बात हुई भीतर की, बात हुई एडी की, बीडी की बात नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पे लिखेंगे बीडी या डीबी। सो बीडी इज इक्वल टू सीडी या डीसी, डीसी लिख सकते, ठीक। बीडी इज इक्वल टू डीसी, इसकी बात नहीं हुई, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, CPCT बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, CPCT, ये दोनों इक्वल हो गए जी। नेक्स्ट, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे देखिए एक उसूल कुछ इस तरीके से है, देखिए मान लीजिए एक लाइन है, ये यहाँ पे आधा कर रहा है, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये दोनों ये 4 सेंटीमीटर हो गए, तो जो लाइन आके इसको आधा आधा कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं, बाइसेक्टर यानी आधा करने वाला, टुकड़े बराबर दो हिस्सों में बांटने वाले। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, BD इज इक्वल टू DC हो गया, BD इज इक्वल टू DC हो गया, तो BD इज इक्वल टू DC यहाँ पे हो गया, किसके आने की वजह से हो, AD आने की वजह से यहाँ पे BD इज इक्वल टू DC होगा, तो AD हमें क्या बोलेंगे, AD को क्या कहेंगे, AD इज ए बाइसेक्टर, AD इज ए बाइसेक्टर बोल सकते, बाइसेक्टर या बाइसेक्ट्स BC बोल सकते, बाइसेक्ट्स BC या BC, यानी AD क्या करता है, BC को बराबर आधा आधा कर देता है, ठीक। तो एक चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यहां से हमने ले लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे साइड लिया ना, भी लेना है, क्यों, क्योंकि जो सेकंड जो क्वेश्चन जो प्रूव करना है हमें यहाँ पे देखिए, इज बाइसेक्ट एंगल A, इसीलिए मैं यही चीज आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि जब भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, जहां पे जब जो जरूरत पड़ती है, यहाँ पे साइड की जरूरत पड़ी है, अब यहाँ पे साइड ले लिया, अब एंगल की जरूरत पड़ी है, तो डायरेक्ट मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू B, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, मतलब A इज इक्वल टू B यहाँ पे हो जाता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, या फिर समझने के लिए मैं लिखा था, या फिर आप इसको पूरा एंगल AD इज इक्वल टू एंगल DAC, मतलब A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा,
बी हो गया, एक ज्यादा है, इसको यहाँ आधा कर रहे हैं या फिर ये लाइन गुजरने से आधा हो रही है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है एंगुलर बाइसेक्टर है। तो देयरफॉर वी कैन से AD is bisects the angle A, मतलब AD जाविया ए को क्या करता है, कंसीव करता है, ठीक, कंसीव कर। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे दो हो गए, क्या हो गए, एक सामने वाले जिले को और साथ साथ उसको आधा करता है जी। यहां से ही एक कोई रूल है, आपको कानून बताता हूँ, एक छुपा हुआ राज दिखाता हूँ, शायद मैं आपको इससे पहले बताया था। ये होगा RHS। यहां से देखिए एक चीज शायद मैं आपको बार बार बताया हूँ, ये मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी मसाविल अजला मसावी जिली मुसलस, मसावी जिली। अब यहाँ इससे पहले मैं ये चीज बताया हूँ आपको, अगर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा इधर हाइट, तो ये चीज आपको बताया था इन कहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल मसाविल अजला मुसलस या मसावी जिली मुसलस में अगर हम हाइट निकालेंगे तो बताया था मैं, ये हाइट भी होता है यानी ये एल्टीट्यूड भी होता है और ये मीडियन भी होता है, ठीक है। और ये तमाम चीजें जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो तमाम चीजें यहाँ पे ये यहाँ पे में राइट सॉरी इक्वी एंगुलर या में मसाविल अजला मुसलस में अल्टीट्यूड वही होता है, मीडियन होता है और साथ साथ जितने भी वो जो यही सभी होता है किसमें, मुसलस मसाविल अजला मुसलस में इक्विलैटरल में। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे आइसोसेलेस में, बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल आइसोसेलेस में देखा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बोलिए, अल्टीट्यूड में सवाल में क्या किया था, वो अल्टीट्यूड है बोला था, सवाल में क्या बोला था, अल्टीट्यूड बोला था, इर्तिफा बोला था, ठीक है, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। लेकिन जवाब में क्या निकला पता है हमको, जवाब में हमको ये निकला यहाँ पे, ये अल्टीट्यूड नहीं, ये अल्टीट्यूड होने की वजह से इसके दो हिस्से हो रहे हैं, तो कोई भी एक यहाँ पे एक डायग्राम या फिर एक लाइन इसके साइड को यहाँ पे दो इक्वल करता है, इसके साइड को आपस में हाफ करता है या बराबर हिस्सों में बांटता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, इसको हम मीडियन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। सवाल में क्या था, क्वेश्चन में वो अल्टीट्यूड था, जवाब में क्या आया, वो मीडियन आया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप थोड़ा चाहे गूगल चेक करो, जिम्नाई से पूछो या फिर आप जो चाहे वो करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कल आप इसका जवाब बताएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसमें कितने भी मीडियन हो, तमाम मीडियंस या 3 मीडियन होता है ना, वही 3 मीडियन अल्टीट्यूड होते हैं, 3 मीडियंस हाइट होते हैं, 3 मीडियंस यहाँ पे तमाम सेम टू सेम यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तमाम तीनों की 3 सेम होता है। लेकिन मुझे ये बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल में सवाल को थोड़ा गौर से सुनिए, कितने मीडियंस और अल्टीट्यूड इक्वल होते हैं, कितने मीडियन कितने अल्टीट्यूड इक्वल होते हैं, मतलब इसमें हम 3 अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, 3 मीडियन निकाल सकते हैं, 3 मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कितने मीडियन वो हाइट होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने मीडियन वो अल्टीट्यूड होंगे, यानी मीडियन इज इक्वल टू अल्टीट्यूड होंगे। बात थोड़ा गहराई में मैं आपको पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, 3 मीडियन यानी 3 अल्टीट्यूड, 3 अल्टीट्यूड यानी 3 मीडियन, ये तमाम चीजें यहाँ पे 3 इक्वल होते हैं किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। बात यहाँ पे चल रही है सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, बात यहाँ पे चल रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल मसावी साकिन मुसल्लस में, यहाँ पे कितने मीडियन, मतलब 3 मीडियन तो निकाल सकते हैं, वो 3 मीडियन में कितने मीडियन यहाँ पे अल्टीट्यूड हो सकते हैं। जी मेरी बात सुनिए,
अभी जस्ट देखा, एक मीडियन एक अल्टीट्यूड यहाँ पे होगा, ये अल्टीट्यूड जाके वो मीडियन होगा, वैसे ही दो बचे ना, क्या वो भी अल्टीट्यूड हो सकता है मीडियन? क्या वो भी दोनों में एक हो सकता है या दोनों हो सकता है, या फिर कोई नहीं हो सकता? तो मेरी बात मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गई होगी। आप थोड़ा गूगल सर्च करके पूछें या आप थोड़ा तहकीक करें, इसमें कितने मीडियन इक्वल टू अल्टीट्यूड होते हैं, किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने मीडियन कितने अल्टीट्यूड होते हैं, यानी मीडियन इज इक्वल टू अल्टीट्यूड, वैसे कितने होते हैं? तो ये आप सवाल करके पूछेंगे। चलिए, ये था कॉन्सेप्ट हमारा आरएचएस का। अब हम क्या करेंगे, थोड़े इन जनरल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक सवाल आपको आएंगे। तमाम सवाल मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो जल्द से जल्द वो भी इसकी भी शुरुआत यहाँ पे करके फिर हम सिमिलरिटीज अगर हो सका तो आज पूरा इंशाल्लाह सिमिलरिटी शुरू करेंगे, सिमिलरिटीज। तो चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पे एकदम बेसिक और आसान सवाल है, और थोड़े मल्टीपल चॉइस हैं, वो डायरेक्ट आप, मैं समझता हूँ आप बगैर पेन और पेपर के तो बोल देते। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में, और थोड़े एंगल पॉइंट करने हैं, जैसे कि पिछले एक या दो क्लास में मैडम वहाँ पे पूछ रहे थे कि सर इसमें एंगल पॉइंट करना आता है नहीं आता, तो वही चीज को मैं यहाँ पे अब लाया हूँ। देखिए, in which of the following is not a criterion for the congruency of a triangle, and इनमें से कौन सा मुसलसात के मुमासिल का उसूल नहीं है? तो एस 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 ए एस एस एस, जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ आपका, आप देखकर आराम से बोल सकते हैं। एस 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 ए एस एस एस, तो ऑप्शन बी है। तो बी जो है एस एस ए, ये उसूल नहीं है, और इसके बदले एक उसूल आता है ए एस है, ये जो है ए एस, ये है एस एस ए, ये कॉन्ग्रुएंस का रूल नहीं है, ये मुमासिल उसूल का नहीं है। तो नेक्स्ट, यहाँ पे एकदम आसान सवाल देखिए, ये मैं समझता हूँ पीएचडी वाले जो भी हैं हमारे स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो थोड़ा देखें, उनके लिए थोड़ा एकदम आसानी होती है। इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी, देन एंगल ई इज इक्वल टू, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल मुतमासिल हैं, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी सर, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी। तो उससे पहले हम बार बार इसकी चर्चा करें, पहला वाला एंगल पहले वाले एंगल की इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू ई, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ होता है, तो आर इज इक्वल टू डी होता है, आर इज इक्वल टू डी। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर उसी के साथ अगर यहाँ पे ऐसा पूछा, साइड्स के लिए पूछता, तो देखिए और एक बार, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी, ऐसा है, साइड्स के लिए बताओ बोलो। तो यहाँ पे देखिए पहली दो साइड पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ, सो नेक्स्ट क्यू आर इज इक्वल टू एफ डी, तो नेक्स्ट पी आर इज इक्वल टू ई डी। फर्स्ट, तो ये साइड्स हो गए, साइड्स यानी जिले हो गए, और ये जाविये हो गए यानी एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब जाविये भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे कुछ दिया, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन पढ़ेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC and PQ are three equality relations between some parts are follows. In triangle ABC and PQ are three equality relation between the some parts are follows. AB is equal to QP, angle B is equal to P, and BC is equal to PR. State which of the congruence condition applies. यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, मुसल्लसात
एबीसी और पीक्यूआर में कुछ हिस्सों का दरमियान बराबरी की 3 ताल्लुकात दर्ज है, यानी एबी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर 2 मुसलसात हैं, इनके कुछ हिस्से यहाँ पे मसावी हैं, दिया गया है। तो इनमें से कौन सा ताल्लुक अब आगे यहाँ पे आता है मुमासिल का है, या ये तीनों जो यहाँ पे हिस्से दिए हैं मसावी हिस्से, तो वो कौन सा रूल बनाते हैं कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पे बोल रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू क्यू पी एंगल बी इज इक्वल टू पी। तो सवाल यहाँ पे है, सवाल पूरा यहाँ पे बयान करेंगे मुमासिलियत का कौन सी शर्त यहाँ पे लागू होगी। तो सबसे पहला यहाँ पे लिख ए बी इज इक्वल टू QP, angle B is equal to angle P, so BC is equal to PR. Yeah. Angle, side angle. Side Angle, side. First one, sir. Side angle side, जी बिल्कुल, yes बोलता हूँ। तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो yes, तो जिल जिसे उर्दू में बोलेंगे, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ट्रायंगल से दिया है और उसके हिस्से भी पार्ट्स यहाँ पे इक्वल दिए। नेक्स्ट एक और सवाल यहाँ पे देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ बी डैश ए डैश सी डैश। दी गई शक्ल में जाविया बी डैश ए डैश सी डैश की पैमाइश मालूम करें। इसकी यहाँ पे मेजरमेंट आपको मालूम करें। यहाँ पे देखिए बी डैश ए डैश सी डैश, इसका ए एंगल निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी बोलिए मैडम। क्वेश्चन दिखाइए सर जी 60 सर। क्वेश्चन दिखाइए। हाँ क्वेश्चन दिखाएं, लिखिए क्वेश्चन। सर एंगल ए एंड ए डैश 60 डिग्री होता है मैडम। सर जी बिल्कुल सर। ये है 5 सेंटीमीटर। आगे का दिखाइए। बी डैश ए डैश सी डैश, यहाँ पे देखिए अगर इसके बदले यहाँ पे 2x प्लस 20 पूछता तो हम बोल देते कि 50-50 है। तो एकदम सवाल आसान है, पूरे सामने ही हमारे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये एंगल और एंगल पूछ रहा है, लेकिन इक्वल क्या क्या है यहाँ पे देखिए, BC बी डैश सी डैश, एंगल B एंगल B डैश, AB ए डैश बी डैश 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 50 डिग्री 50 डिग्री, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे कौन सा रूल यूज होता है, यहाँ पे रूल यूज होता है एस का रूल यूज होता है, कॉन्ग्रुएंट रूल, एस का कॉन्ग्रुएंट रूल। तो उस लिहाज से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है तो यहाँ पे जो एंगल ए है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो मुझे यहाँ पे एंगल की जरूरत है, तो एंगल ए कितना है 3x है, एंगल ए डैश कितना है 2x प्लस 20 है। मतलब एंगल ए और ए डैश ये भी क्या होंगे यहाँ पे इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू ए डैश यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो एंगल ए यहाँ पे 3x है, सो ए डैश यहाँ पे 2x प्लस 20 है। उस लिहाज से इसको इधर लाइए, सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो 20 डिग्री अगर लिखेंगे आपका गलत है, वहां पे जवाब क्या पूछ रहा है, बी डैश ए डैश सी डैश, यानी एंगल ए पूछ रहा है। तो एंगल ए के लिए 2x प्लस 20 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 20 डिग्री प्लस 20, तो टोटल यहाँ पे 40 और ये 60 डिग्री हो जाता है। सो बी ए डैश सी डैश, ठीक। तो इस लिहाज से यहाँ पे
ये सवाल कंप्लीट होता है। सवाल कुछ इस तरीके से है, जो एंगल बोला ना फाइंड करने के लिए, वो एसएएस में नहीं आता है, वो हट के आता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीपीसीटी बोलते हैं। इसको हम सीपीसीटी से एंगल इज इक्वल टू ए डैश भी यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स के बाद हम बी डैश, ए डैश और सी डैश की वैल्यू निकालेंगे। बात क्लियर होगी? ये नेक्स्ट, अभी आप ओरली बताएंगे, जस्ट हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसके बारे में, ABC is an isosceles triangle such that AB equal to AC, AB is equal to AC, and AD is the median to the base BC. Then triangle angle BAD, angle BAD, यानी AB से एक मसावी साकिन मुसल्लस है जहां AB मसावी है AC और AD वस्तानिया जिला है, वस्तानिया जिला BC पर खींचा गया हो, तो वस्तानिया जिला BC पर खींचा गया हो तो BAD मसावी होता है। अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के जो सामने वाला जिले पर अगर हम एक मीडियन खींचेंगे या मीडियन खींचेंगे, वो मीडियन किसका काम करता है, हाइट का काम करता है, हाइट, ठीक है। और साथ साथ ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मुमासिल होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो ये 30 डिग्री 35 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे 35 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये बसता है, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये 35 डिग्री, या फिर ये 90, दोनों का समय पे 90 होता है, या फिर दोनों के बनाने पर 90 आता है। तो यहाँ पे कितना एंगल मिलाएंगे या ऐड करेंगे तो 90 होने के लिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर 90 प्लस 35 ऐसा भी करेंगे। सो 125, फिर 180 में से 125 को निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इसका जो आंसर आता है जी, ये 55 होता है, ये 55 डिग्री। अगर यहाँ पे पूरा एंगल पूछता, एंगल ये पूछता, तो कितना होता, 110 डिग्री होता, 110 डिग्री। अगर ये पूरा एंगल पूछता, फाइंड द एंगल ए पूछता, तो 110 डिग्री उसका आंसर हो जाता। चलिए, और उसके लिए हमें उतना ज्यादा कुछ मैं बोलता हूँ क्या उसको रूल्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए भी इक्वल यहाँ पे हो जाता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को लेकर आराम से निकाल, एंगल BAD बोले तो सर पूरा एंगल हो जाता ना सर, फिर ये बोले मैडम BAD, ये एंगल BAD, तो ए बोले तो सर ये पूरा कंप्लीट एंगल नहीं होता सर 110, नहीं मैडम, बी ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जी सर, BAD बोले सर, ए बोले तो BAD, एंगल BAD, ये पूरा एंगल का नाम है मैडम, BAD मतलब बीच वाला एंगल, ये एंगल निकाला बोलता है, दोनों के दरमियान तो जो बीच का जो एंगल, वही बोल रहे हैं सर हम, वो बीच का एंगल जो बोले तो ऐसा कंप्लीट एंगल नहीं लेना, क्या बोल रहे हैं सर, वो मीडियन के थ्रू। नहीं मैडम, ये आप यहाँ पे देखिए एंगल ए बोले थे, पूरा इसको समझ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो डी है, ये डी देखिए यहाँ पे समझ जाना है कि ये आधा रास्ता यहाँ पे कटा है। अगर बी ये सी होता, ये पूरा एंगल। ओके सर। अब ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह फिर मैं आपको और भी थोड़ा इसका लेवल थोड़ा हाई लाकर कल की क्लास में मैं लाऊंगा, कल या परसों, या फिर कभी एंड ऑफ द सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी के एंड होने के बाद सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस को दोनों को एक साथ फिर थोड़े नए नए क्वेश्चन से डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा, तो वहां पे आपको पहचानना है कि सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। और सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है अभी जो मैं शुरू करने वाला हूँ, वो आई थिंक जितना आसान कॉन्ग्रुएंट है उतना आसान नहीं है सिमिलैरिटीज। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस में सिर्फ डायरेक्ट क्या थे, रूल्स थे, यस एस एस, यस ए एस,
सो ASA, तो नेक्स्ट यहाँ पे AAS, सो नेक्स्ट यहाँ पे RH, डायरेक्ट रूल था। यहाँ पे कैसा, एक रूल में फिर नए नए थ्योरम्स बनते हैं, किसमें, सिमिलैरिटीज में, सिमिलैरिटीज में। ठीक, सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इसका जो थ्योरम आता है या क्राइटेरियन आता है या फर्स्ट इसका जो उसूल आता है मुशाबियत का, वो ए आता है। तो आपको ये जानकर मैं समझता हूँ खुशी होगी या फिर आप जानकर चौंकेंगे आप। एक्चुअली जो ये जो मसला आप पढ़ाते हैं थेल्स थ्योरम बच्चों को, ये जो थेल्स थ्योरम आया ना, वो ए सिमिलैरिटी से आया है, ए सिमिलैरिटी से थेल्स थ्योरम को लाया गया। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारे एनसीईआरटी या फिर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में इसका यूज नहीं किया गया, वहां पे इसका यूज नहीं किया गया। देखिए एक थोड़ा तो आपको कहीं पे ताजुब लगता है ना, सिमिलैरिटीज पूरा ट्रायंगल्स है, लेकिन थेल्स की थ्योरम में कहां पर भी सिमिलैरिटी का वर्ड नहीं यूज नहीं होता। आप थोड़ा देखें जाके टेक्स्ट बुक वगैरह खोलें फिर या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह देखें, थेल्स थ्योरम में कहां भी सिमिलैरिटी का वर्ड यूज नहीं आता। लेकिन इसका जो जन्म हुआ है वो ए सिमिलैरिटी से हुआ। हाँ, लेकिन इसका एक और दो प्रूफ होने की वजह से, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये प्रूफ आने की वजह से, और ए सिमिलैरिटी छुप गया, दब गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वहां पे यूज करके इसको प्रूव किया गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में या फिर आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल। ठीक, तो वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर इसको प्रूव करने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत में जो थेल्स का थ्योरम का जो जन्म हुआ वो ये सिमिलरिटी है। और हकीकत में आपको जो ये जो थेल्स थ्योरम लाया है, लाया गया है 10th की क्लास में, ठीक है, वो इसलिए लाया गया है कि ए सिमिलरिटी के कानून पर काम करता है, ए सिमिलरिटी के बेसिस पर वो काम करता है, इसीलिए इसको रखा गया। तो नहीं तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, थोड़ा आप गौर से देखेंगे, शुरू होता है सिमिलरिटी के डेफिनेशन से, सिमिलरिटी के डेफिनेशन से फौरन वहां पे बी कौन आता है, थेल्स थ्योरम आता है। लेकिन वो थेल्स थ्योरम में कहां पर भी सिमिलरिटी का वर्ड ही नहीं है, सिमिलरिटीज का वहां पे कुछ चर्चा ही नहीं। ठीक है, तो फिर बाद में इसके बाद आता है ए आता है, फिर बाद में एस आता है, फिर बाद में एस प्रोपोर्शनैलिटी आता है, और फिर बाद में दूसरे नए आते हैं, एरिया रिलेटेड टू द सिमिलरिटीज आता है। लेकिन थेल्स में कहां पर भी सिमिलरिटी का वर्ड नहीं यूज हुआ है, लेकिन थेल्स का जो जन्म हुआ है ये सिमिलरिटी से। तो बात मैं ये बता रहा था, सिमिलरिटीज में जब आप घुसेंगे ये इतना आसान नहीं है जितना कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे मसले के अंदर एक मसला आता है। अगर आप, मैं आपको पढ़ाऊंगा ए सिमिलरिटी, ठीक है, ए सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, इससे आप फिर हम क्या कनेक्ट करेंगे, थेल्स थ्योरम कनेक्ट करेंगे, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर फिर एक थ्योरम आता है, कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आता है। मतलब थ्योरम के अंदर थ्योरम, थ्योरम के अंदर फिर थ्योरम। उसी तरीके से फिर आप आगे जाएंगे एरियाज रिलेटेड टू द सिमिलरिटी, वहां पे साइड के लिए है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में वो साइड के लिए जो कंडीशन है। लेकिन आप आगे जाएंगे तो वो पेरीमीटर के लिए भी होता है, फिर आप आगे जाएंगे तो वो अल्टीट्यूड के लिए होता है, फिर आप आगे जाएंगे वो मीडियन के लिए भी होता है, मीडियन के लिए भी। तो ये शायद आपको समझ में आता नहीं है तो पता नहीं, अगर आप 10th पढ़ाए तो एरियाज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का जो एरियाज का जो थ्योरम है शायद पहले था वो, लेकिन अब उसको निकाल दिया। तो इसके अंदर देखिए साइड्स के लिए सिर्फ 10th में है, लेकिन इसके हिस्से पेरीमीटर के लिए भी लागू होता है, एल्टीट्यूड के भी लागू होता है, मीडियन के भी लागू होता है। बोलने का मतलब क्या, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ तमाम बातों से, बस आप इतना याद रखें, सिमिलैरिटीज कॉन्ग्रुएंस के लिए एकदम जैसा सीधा साफ नहीं है। यहाँ पे आपको थ्योरम के अंदर थ्योरम, फिर थ्योरम के अंदर थ्योरम मिलेंगे। तो इसीलिए जितने भी यहाँ पे थ्योरम से हम बोलने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, सो हर थ्योरम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे कैसा सवाल पूछा है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम
सिमिलरिटी का जब चर्चा करेंगे तब ये तमाम चीजों को मैं लाऊंगा फिर। तो सिमिलरिटी एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस पर एक सवाल तो कंपल्सरी एग्जाम में आता है। और रही बात क्वेश्चंस की, या रही बात इसमें मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, तो जहां जहां भी क्वेश्चन पेपर में पूछा उसको सामने रखकर तमाम चीजों को मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो सिमिलरिटी एक अहम रोल है। अगर आप कॉन्ग्रुएंट मिस करें, हाँ कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ऐसा काम करता है, आप शायद दीवार वगैरह देखे होंगे पत्थर की, ठीक है, शायद आप पत्थर की वगैरह दीवार देखे होंगे, बीच में वहां पे पत्थर की दीवार में कभी कभी छोटे छोटे जिसे हम बोलते हैं चिप वगैरह बोलते हैं, या फिर छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे रखते हैं दोनों को ज्वाइंट करने के लिए। हाँ, तो वैसा काम ये कॉन्ग्रुएंट करता है, बस वैसा काम क्या करता है, कॉन्ग्रुएंट करता है। मतलब ये सिमिलरिटी का थ्योरम प्रूव करने के लिए थोड़ा सा वहां पे कॉन्ग्रुएंट आके जाता है, तो बस उसका काम उतना ही है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उस लिहाज से सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हेवी है एज कंपेयर टू कॉन्ग्रुएंट। यही चीज मैं आपको बताने की या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम कल की क्लास में इंशाल्लाह सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे और वहां से हम शुरुआत करेंगे ए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, फिर उसमें थियरम्स थ्योरम, फिर उस पर एग्जांपल्स, और हर एक थ्योरम पर एक दो एग्जांपल्स लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे जी। तो अगर किसी कुछ पूछना है, बोलना, बताना तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 1 या 2 मिनट का वक्त है।